चलिए बेटा, लास्ट क्लास को हम जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं और फिर हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं अपने पार्टनरशिप एक्ट को। बस लास्ट कुछ पार्ट बचे हैं, इसके लास्ट चैप्टर बचा है, फटाफट से वो चैप्टर को हम डन करेंगे। इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप एक्ट जो है वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। अब सुरेश भाई, अगर मैं आपसे बात करूं पार्टनरशिप एक्ट की, तो मैंने आपको बताया था बेटा, पार्टनरशिप एक्ट में जो है आपके पास 3 चैप्टर्स अवेलेबल थे। सबसे पहला जो था वो एकदम बेसिक चैप्टर था, जिसमें हमने पार्टनरशिप के बेसिक्स पढ़े। ठीक है, चैप्टर में हमने जो चैप्टर नंबर 1 है दैट इज जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनर कौन होता है, एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप क्या होते हैं, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है वो हमने बताया, म्यूचुअल एजेंसी, पार्टनरशिप कितने टाइप की होती है, पार्टनर्स कितने टाइप के होते हैं, ये सब डिस्कस करते करते लास्ट पार्टनरशिप फर्म का अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन करा था। दिस इज चैप्टर नंबर 1। ये कंप्लीट करने के बाद बेटा मैं आपके साथ गया था सीधा यूनिट नंबर 3 पे, 2 को हमने स्किप करा था। एंड यूनिट 3 टेल्स अबाउट रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो हमने देखा कि फर्म जो है, पार्टनरशिप फर्म, उसका रजिस्ट्रेशन जो है दैट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज ऑप्शनल बट डिजायरेबल। क्योंकि अगर आप अनरजिस्टर्ड फर्म हो तो देयर आर सम डिसेबिलिटीज या देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेज जो आपको बियर करने पड़ते हैं। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करा। रजिस्ट्रेशन करने से, नॉन रजिस्ट्रेशन से आपको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज या डिसेबिलिटी मिलती है वो हमने डिस्कस करी। कुछ हमने ऐसे एक्सेप्शंस डन करे जो अनरजिस्टर्ड फॉर्म हो या रजिस्टर्ड, इन राइट्स पे कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, ये राइट तो आपको मिलेंगे। और ये दोनों ही पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए मैंने इंपॉर्टेंट करवाए थे। उसके बाद डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन फर्म में डिफरेंस करा। और लास्ट हमने देखा कि डिसोल्यूशन करने के क्या क्या मोड होते हैं, जहां पे कोर्ट ऑर्डर करता है वो भी केसेस पढ़ाए, और जहां पे आप विदाउट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट करते हो वो भी केसेस पढ़ाए। तो लास्ट क्लास में ये करने के बाद हमने आपको एक नोट वाली सीरीज कराई थी, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट नोट कराए थे सेक्शन 45 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो हमने 5 नोट आपको लास्ट क्लास कराए थे, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 4 एंड 5। ठीक है, तो यहां पे हमने सारे डिस्कशन करते हुए अपना यूनिट नंबर 3 भी एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से हैंड रिटन नोट्स के साथ डन करा। अब हम जो है लास्ट चैप्टर पे चल रहे हैं। अब आप आएंगे बेटा लास्ट चैप्टर, पार्टनरशिप एक्ट का लास्ट टॉपिक। चैप्टर 1 हमने करा, चैप्टर नंबर 3 हमने जंप मार के कर दिया। अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर पे। सुरेश भाई हेडिंग डालना, यूनिट नंबर 2। पार्टनरशिप का फर्स्ट यूनिट हो गया, थर्ड यूनिट हो गया, यूनिट नंबर 2 विच इज रिलेशंस ऑफ पार्टनर, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। यूनिट का नाम है रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स। अब सिंपल टर्म में बोलूं तो इस पूरी यूनिट में हमें मेजर 2 ही चीजें पढ़नी है, मेजर। सो सबसे पहले जो टॉपिक है ना, सबसे पहले टॉपिक नोट नहीं करना भी, वो है म्यूचुअल राइट्स और म्यूचुअल ड्यूटीज जो पार्टनर्स की होती है। पहला टॉपिक मेजर जो है वो इस पे रोटेट करेगा, व्हाट आर द म्यूचुअल राइट्स एंड व्हाट आर द म्यूचुअल ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। ये पहला टॉपिक है मेन। और दूसरा जो है बेटा वो है डिसोल्यूशन। सर कैसी बात करो, डिसोल्यूशन तो हमने पढ़ लिया बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ हमने फर्म पढ़ा था, पूरी फर्म बंद करवाने वाला। इस चैप्टर में हम डील करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। याद आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होती है बेटा, जिसे प्यार से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोलते थे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। और ये कब होता है, ये होता है इन केस ऑफ एडमिशन, ये होता है इन केस ऑफ रिटायरमेंट। इन केसेस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है या रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं जैसे। तो ये हम भी कॉन्सेप्ट इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो पूरे यूनिट में मेजर 2 ही चीजें पढ़नी है, पहला तो आपका म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, और दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। मतलब आपको रूल्स बताएंगे एडमिशन के, रिटायरमेंट के, ये सारी चीजें बताएंगे। सुरेश भाई थोड़ी सी क्लियरिटी मिल गई यूनिट नंबर 2 में हमें क्या पढ़ना है? अगर ऐसा है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से। आई होप आपको अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी सा टॉपिक, एकदम इजी सा। ठीक है, बिल्कुल इजी पीली, 2-3 क्लास का कॉन्सेप्ट है, फटाफट निपटा देंगे। तो सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालो बेटा,
जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, सेक्शन नंबर 9। पहला कॉन्सेप्ट ही बात करता है जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। एक पार्टनर की क्या जनरल ड्यूटीज है? जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। सर एक पार्टनर की क्या ड्यूटीज है? बहुत ध्यान से समझना। जैसा मैंने बताया, ये चैप्टर पूरा डील करेगा राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। अब ड्यूटीज, जनरल ड्यूटीज सेक्शन 9। अब देख भाई, ड्यूटीज ना बहुत सारी जगह लिखी है, 9 में भी लिखी है, 10 में भी लिखी है, 11 में भी लिखी है, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग ड्यूटीज लिखी हुई है। सर अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि पार्टनर की ड्यूटीज बताओ, तो हम क्या करेंगे, कौन सा सेक्शन? बेटा देख, पहली बात तो क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं कि ड्यूटीज बताओ। इन केस अगर आ गया तो तू मिक्स लिख दियो, सारी जितनी तुझे याद है, सेक्शन 9, 10, 11 जितनी भी है सारी, मतलब मिला मिलू के 10-12 ड्यूटीज है, सारी लिख दियो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्वेश्चन आएगा ही नहीं। क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी बेस आता है कोई भी एक ड्यूटी पे, ठीक है? तो अभी 9 में भी आएगा, फिर ड्यूटी 10 में भी रिपीट होगा, 11 में भी, तो कोई टेंशन नहीं है। सेक्शन 9 में 4 ड्यूटी दे रखी है मेन, इसके अलावा और भी है, बट 4 जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर है जो सेक्शन 9 में है। सबसे पहले ड्यूटी नंबर 1, पहली ड्यूटी है पार्टनर इज बाउंड टू कैरी बिजनेस, पार्टनर इज बाउंड टू कैरी बिजनेस टू दी ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। सर मतलब कह रहा है भैया, हर एक पार्टनर बाउंड है कि उसे बिजनेस को कैरी करना है अब बिजनेस के ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में। मतलब आपको बिजनेस के हित के लिए डिसीजन लेना है, आपको सिर्फ वही काम करने हैं जिससे सारे पार्टनर इंक्लूडिंग फर्म का बेनिफिट हो। आपको अपने इंडिविजुअल बेनिफिट को इग्नोर करते हुए सबके बारे में, फर्म के बारे में सोचना है। दैट इज द नंबर 1 ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर, दैट इज टू एवरी पार्टनर इज बाउंड टू कैरी बिजनेस टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। जनरल ड्यूटी। ड्यूटी नंबर 2, बेसिक ड्यूटी नंबर 2, जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। यार सुरेश भाई, पार्टनरशिप का मतलब ही है ट्रस्ट। आप किसी के साथ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन तभी चला सकते हो व्हेन पार्टनर्स के बीच में देयर आर ट्रस्ट। अगर आपके पास ट्रस्ट इश्यूज है तो भाई पार्टनरशिप में आप बिजनेस नहीं चला सकते। तो यहां पे कह रहा है सेकंड ड्यूटी जो है हर पार्टनर की, वो है जस्ट और फेथफुल रहना। मतलब आपको आपस में ट्रस्ट होना चाहिए, आप एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होने चाहिए। अगर मैं कोई पैसा रेवेन्यू आया 1 लाख रुपए, मैंने भाई बुक्स में दिखा दिया 90,000, 10,000 रुपए अपने कट मान लिए। अब ऐसे एक बार करूंगा, 2 बार करूंगा, तीसरी बार अगर किसी को पता लग गया कि मैं फेथफुल नहीं हूं, तो वो मेरे साथ पार्टनरशिप ही नहीं करेगा। तो सेकंड ड्यूटी इज जस्ट एंड फेथफुल टू ईच अदर। थर्ड है इसी से कनेक्टेड, टू रेंडर टू अकाउंट्स टू अदर पार्टनर्स और देयर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अदर पार्टनर और उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रू अकाउंट्स दिखाने हैं। जैसे मैंने बताया 1 लाख का 90,000 दिखा दिया, दिस इज नॉट गुड। और फोर्थ और लास्ट ड्यूटी ऑफ सेक्शन 9, सेक्शन 9 की लास्ट ड्यूटी, 4 ड्यूटी थी, टू रेंडर फुल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल थिंग्स affecting firm to other partners और their legal representative, और their legal representative। तो सिंपली सेक्शन 9 में बस 4 ड्यूटी बोली है। पहला, आपको बिजनेस को ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में रहना है, ले जाना है। आपको अदर पार्टनर्स के साथ जस्ट एंड फेथफुल ऑनेस्ट रहना है। दूसरा, आपको रेंडर करने हैं ट्रू अकाउंट्स, P&L बैलेंस शीट करेक्ट होनी चाहिए। और आपको रेंडर करने हैं फुल इंफॉर्मेशन सारे पार्टनर को। कोई भी इंफॉर्मेशन है जो जरूरी है जानना, जिससे फॉर्म पे इफेक्ट पड़ सकता है, तो आपको सारी बातों को शेयर करना है। ये आपके बेटा 4 जनरल ड्यूटीज है सेक्शन 9 के।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सुरेश भाई, अगर आपको आया क्वेश्चन, वैसा नहीं आएगा, बट अगर आया कि ड्यूटीज बताइए, तो बेटा इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप 9 की लिखो 10 की लिखो, आप मिक्स ड्यूटी लिख दो पार्टनर की, ये 4 डाल दो, अगले वाले की 4, कहीं 3, तो ऐसे ना पार्टनरशिप एक्ट में ना 3-4 जगह पे ड्यूटीज बताइए, तो आप मिक्स करके डाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलेगा कि सेक्शन 9 की वाली जनरल ड्यूटी बताओ 4, वो ड्यूटी मांग सकता है, और जनरली ड्यूटी से जब भी क्वेश्चन आए वो केस स्टडी बेस्ड आए। जैसे वो बोलेगा कि एक एबीसी पार्टनर है, उनमें से ए जो है उसने सेल कर दी 10 लाख की, और उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है 9 लाख दिखा दिया, तो बोलेगा एज अ चार्टेड अकाउंटेंट आप एडवाइस करो कि क्या उसने पार्टनरशिप की जनरल ड्यूटीज को फॉलो करा है, क्या ये सही है? तो बोलोगे नहीं भाई, कि आपको जस्ट एंड फेथफुल रहना है, रेंडर ट्रू अकाउंट्स करने हैं, फुल इंफॉर्मेशन दिखानी है, तो उसने पार्टनरशिप ड्यूटीज का ब्रीच कर दिया। सुरेश भाई पहले बताइए, क्या ये वाली बात आपको समझ आती है? सुरेश भाई क्या आपको ये वाली बात समझ आती है? सारी ड्यूटीज क्लियर है? जल्दी बोलो। यस सर। आ जाओ सुरेश भाई, एक ड्यूटी और कर लो इसी में ही। वैसे आप अलग से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से कर लो, चलो अलग से कर लो, वैसे अलग सेक्शन की ड्यूटी है। नेक्स्ट लिखो, ये भी ड्यूटी है, ड्यूटी चल रही है, ठीक है, लेकिन सेक्शन अलग है ना, तो मैं अलग लिखवा रहा हूं। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर लॉस बाय पार्टनर, ब्रैकेट में लिख देना, कॉज्ड बाय फ्रॉड। सुरेश भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा है, सेक्शन 10 है ये ड्यूटी सेक्शन 10 की है ड्यूटी ही, मैंने बोला ना ड्यूटीज ही चलेंगी, ये सेक्शन 10 की ड्यूटी है। और आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पढ़ा है बेटा अच्छे से। इंडेमनिटी क्या बोलता है कि भाई अगर कोई भी लॉस होता है तो आप कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है टू इंडेमनीफाई। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, उसमें हमने पढ़ा था, एक होता है इंडेमनीफायर, जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है, जिसने परचेस करा है वो प्रीमियम, वो जो प्रीमियम पे करा है वो होता है इंडेमनिटी होल्डर। अगर इंडेमनिटी होल्डर को कोई भी लॉस होता है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द इंडेमनीफायर कि वो उस लॉस को कंपनसेट यानी इंडेमनीफाई करेगा। अब ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बहुत इजीली, बहुत आराम से सुनो। ये कहता है कि भाई एक फर्म है, लेट्स से ए बी सी एंड कंपनी, ठीक है। अब इसमें जो है मिस्टर ए एक पार्टनर है। अब ए जो है वो फ्रॉड कर देते हैं, मतलब वो जो है गलत काम कर देते हैं कुछ, और उस फ्रॉड के चलते ए बी सी एंड कंपनी को लॉस या डैमेज हो जाता है। अब सिंपल शब्दों में ये क्या कहता है कि भैया हर एक पार्टनर की ड्यूटी है कि अगर उसके एक्ट ऑफ फ्रॉड से फर्म को कोई भी लॉस या डैमेज हो रहा है, तो ये पार्टनर की ड्यूटी है कि वो उस लॉस या डैमेज को इंडेमनीफाई करेगा। तो अब यहां पे इन्हें उस लॉस को इंडेमनीफाई करके फर्म को देना पड़ेगा। सिंपल सा सेक्शन 10, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द लॉस फॉर लॉस बाय पार्टनर जो कॉज्ड बाय फ्रॉड है। सुरेश भाई इज इट क्लियर? इंडेमनीफाई मतलब कंपनसेट करना पड़ेगा। यस, चलो आ जाओ भाई, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा बिल्कुल। द पार्टनर committing fraud in the conduct of the business of the firm. The partner committing fraud in the conduct of the business of the firm, comma, must make good the loss. ये लाइन मैंने इंडेमनीफाई में भी लिखवाई थी, मस्ट मेक गुड द लॉस का मतलब ही इंडेमनीफाई होता है। मस्ट मेक गुड द लॉस incurred by the firm
by his misconduct, फुल स्टॉप। कोई भी पार्टनर अगर फ्रॉड करता है बिजनेस ऑफ द फर्म में, तो वो उसे इंडेमनिफाई करेगा उस लॉस को, फर्म को, जो उसके मिसकंडक्ट से हुआ है। ये भी आपकी एक और ड्यूटी थी सर। बहुत ही बढ़िया। चलो, तो ये हमारी कुछ ड्यूटीज हो गई। 4 यहां पे अलग से सेक्शन 9 में लिखी है, एक यहां पे अलग से सेक्शन 10 में लिखी है। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अब ड्यूटी से थोड़ा सा हटते हैं, अगला टॉपिक देना, हाउ टू डिटरमाइन, ये थोड़ा नॉर्मल टॉपिक है, बकवास। हाउ टू डिटरमाइन राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर। नॉट इंपॉर्टेंट, सिलेबस के लिए बेटा नॉट इंपॉर्टेंट। पेपर में राइट्स एंड ड्यूटीज आते हैं, जो ये पढ़ा है ना सेक्शन 9 सेक्शन 10, और अभी अगला टॉपिक भी आएगा जो, वो भी सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर, सॉरी, ये है सेक्शन नंबर 12, ओ सॉरी सेक्शन नंबर 11। नॉट इंपॉर्टेंट, मैं लिख देता हूं साइड में। सुरेश भाई बकवास बात कर रहा है बिल्कुल, बट है आपकी बुक में तो बताए थे। सुरेश भाई आप बताओ, पार्टनर की राइट एंड ड्यूटीज कहां पता होती है, कैसे पता चलती है? जनरली क्या राइट है, क्या ड्यूटीज है, कौन क्या काम करेगा, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, किसकी प्रॉपर्टी क्या है, कितना कैपिटल है, कहां पे लिखी होती है सारी बातें? सर डीड में। एब्सोल्युटली करेक्ट सुरेश भाई, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है सबसे पहले जो भी पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज है, पहले तो बोल रहा है सबसे पहली प्रेफरेंस वो होगी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। सर मतलब, अरे बेटा मतलब कि कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज तो एक्ट ने दे दी ना। सर कहां दे दी? अबे भाई ये वाली ड्यूटीज, ये ड्यूटीज आपकी डीड में हो या ना हो, ये आपकी डीम्ड ड्यूटीज है जो एक्ट में ले रखी है। ये लॉ ने प्रोविजन दे रखे हैं कि भाई आपको ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में लाना है, जस्ट एंड फेथफुल लेना है, ट्रू अकाउंट बनाना है, फुल इंफॉर्मेशन देनी है, कोई आपके मिसकंडक्ट से, फ्रॉड से लॉस होता है तो उसे इंडेमनिफाई करना है। तो कह रहा है पहली राइट्स एंड ड्यूटीज आइडेंटिफाई करते हैं प्रोविजन ऑफ द एक्ट से। उसके बाद जैसा तूने बोला डीड, तो सेकंड बोल दिया राइट्स एंड ड्यूटीज डिटरमाइंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टनर मतलब सुरेश भाई ये डीड की बात करा है, तो पहला प्रोविजंस के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे, दूसरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आगे डीड के बारे में बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी एक्सप्रेस, एक्सप्रेस में दोनों आएंगे, ओरल और रिटर्न, और एक्सप्रेस के अलावा कॉन्ट्रैक्ट इंप्लाइड भी हो सकता है, देयर इज नो अदर प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट एक और बात बोल दी राइट्स एंड ड्यूटीज के लिए, जो डीड है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओनली चेंज्ड, डीड को हम चेंज कर सकते हैं, बट कब? विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर, विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। ये एक नॉर्मल सी बात थी, जो अगर मैं नहीं भी बताता तो भी बहुत नॉर्मल सी बात थी। सेक्शन 9 और 10 अभी तक इंपॉर्टेंट वाले थे जो काम के हैं, 11 में तो बकवासी करी है। ठीक है, तो राइट्स एंड ड्यूटीज कहां लिखी होगी? पहले प्रोविजन में देखिए, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट में देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस इंप्लाइड हो सकता है, और एक बार राइट एंड ड्यूटी फिक्स हो गई तो आप कॉन्ट्रैक्ट से उसे चेंज कर सकते हो, बट आपको कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स चाहिए। सुरेश भाई इज इट क्लियर? यस, बढ़िया। अब सुरेश भाई थोड़ा सा हम इसे आगे बढ़ के ले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालना, ये भी काइंड ऑफ एक ड्यूटी ही है, ये भी हम ड्यूटी के अंदर ही कंसिडर करते हैं।
अभी बस मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़े इलेक्ट्रिक से, फिर मैं ड्यूटी बता दूंगा कैसे। ठीक है, ये भी ड्यूटी की बात कर रहा है। इसको हम क्वेश्चन की फॉर्म में लिखते हैं, कैन अ पार्टनर carry another business while he is a partner? सुरेश भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से पढ़ो। कैन अ पार्टनर कैरी अनदर बिजनेस वाइल ही इज अ पार्टनर? यस ही कैन। अच्छा सुरेश भाई आपने ना थोड़ा सा डायरेक्ट बोल दिया, अब मैं थोड़ा सा आपको केसेस बता देता हूं। देखो सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए कंपनी है ए बी सी एंड कंपनी, और ये लेट से शूज मैन्युफैक्चरिंग करती है। पार्टनरशिप फॉर्म है ए बी सी एंड कंपनी, ठीक है, और इसमें पार्टनर है मिस्टर ए, ये क्या है, इस फर्म के पार्टनर है। अब मिस्टर ए सर ये नोट करूं? नहीं अभी मत कर, अभी मत कर। मिस्टर ए जो है वो एक पार्टनर है एबीसी एंड कंपनी में, जो कि शू मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब मिस्टर ए क्या करते हैं बेटा, वाइल बीइंग अ पार्टनर, वो एक एक्स वाई जेड एंड कंपनी है जो कि अलग ही बिजनेस में है, अलग ही बिजनेस। ये जो है ये आइसक्रीम बनाती है मान, इसमें जो है मिस्टर ए जो है वो अगेन कैरी अनदर बिजनेस, वो इसमें भी इन्वॉल्व हो गए। ठीक है, क्वेश्चन है एबीसी एंड कंपनी जो शू मैन्युफैक्चरिंग करती है, मिस्टर ए इसमें पार्टनर है, और वो अपना सेपरेटली अलग से एक बिजनेस भी कैरी ऑन कर रहे हैं। तो क्या वो ऐसा कर सकते हैं? देखो जनरल रूल कहता है, जनरल रूल कहता है कि भाई एब्सोल्युटली यस। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में है तो वो कैरी कर सकता है अनदर बिजनेस, जनरली यस। बट अगर आपके पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में, यस तो है, बट आपको कॉन्ट्रैक्ट को देखना पड़ेगा, बट आपको कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। सर कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा मतलब क्या बेटा? अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस है क्लियरली, मैं फिर से बोल रहा हूं, देखो अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा तो आप पार्टनरशिप फर्म में एज अ पार्टनर हो और आप कैरी कर सकते हो अनदर बिजनेस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा है कि भाई आप कोई एक्सप्रेसली लिखा है कि हाँ भाई आप कैरी ऑन कर सकते हो बिजनेस, तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कर ही सकते हो। लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिखा है कि भैया अ पार्टनर इन एबीसी एंड कंपनी, लिखा हुआ है, कैन नॉट कैरी any other business, a partner in ABC company cannot carry any other business while he is a partner। इस सिचुएशन में अब अगर ऐसा है फिर आप कैरी नहीं कर सकते कोई बिजनेस, सिंपल एज रूल, खत्म बात। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जनरल रूल ये है कि एक पार्टनर दूसरा बिजनेस कैरी ऑन कर सकता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली लिखा है कि ऐसा करना नहीं अलाउड, तो फिर आप दूसरा बिजनेस कैरी नहीं कर सकते। बट अब बच्चे का क्वेश्चन उठेगा, अगर सुरेश तुमने ढंग से पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट, तो तेरा क्वेश्चन उठना चाहिए, सर एक बात बताओ, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सुरेश याद है तुझे एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड? ये कहता था कि कोई, हमारे देश में लॉ है कि किसी को भी ट्रेड में रिस्ट्रेन करने से अगर कोई एग्रीमेंट बन रहा है जो ट्रेड करने से रोके,
तो ये एग्रीमेंट किस नेचर का होता था, वैलिड या वॉइड? सुयश, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वैलिड होता था या वॉइड होता था बेटा? यस सर, बट ये दो तो सेकंड वाले का पार्ट है ना, लाइक केएफसी। हाँ हाँ हाँ, बट हाँ बिल्कुल सही, तू ट्रैक पे आ गया, वहीं लाना था मुझे। देख, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड होते हैं वॉइड एग्रीमेंट। सर हाँ सर, आपको आपको ये बताया था सर आपने, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड होता है वॉइड एग्रीमेंट। लेकिन बेटा आपको याद है मैंने बोला था एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉइड तो होते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी बताए थे मैंने। एक्सेप्शन मतलब जहां पे आप रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड करोगे और रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वैलिड हो जाएगा, और उसमें बहुत सारे वो थे, उसमें से एक एक्सेप्शन था पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर आपके पास नोट्स है, अगर आपको याद नहीं, आप अभी भी चेक कर सकते हो बेटा, उसमें बहुत सारे पॉइंट थे। ठीक है, उसमें बहुत सारे पॉइंट थे, ट्रेड कॉम्बिनेशंस, पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, तो अगर रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड किया जा रहा है तो जनरली तो अवॉइड होता है, तो टेक्निकली फिर ये वाला पॉइंट तो खराब हो जाएगा ना, आप रोक थोड़ी सकते हो किसी को। लेकिन वहां पे हमने क्लियरली लिखा था कि पार्टनरशिप के केस में अगर आप एक जगह पार्टनर हो और दूसरी जगह आपकी फॉर्म में कंडीशन है कि आप नहीं कर सकते ट्रेड, तो भाई फिर आप नहीं कर सकते, फिर ये एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा, क्योंकि अदर पार्टनर्स के साथ थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाली बात है। सूर्य भाई क्या कॉन्सेप्ट समझ आता है, जल्दी बताओ। यस, बहुत बढ़िया। तो क्या, तो ये ड्यूटी है, अब ये ड्यूटी बन गई। पार्टनर की ड्यूटी क्या है? पार्टनर की ड्यूटी है कि भैया नॉट टू कैरी एनी अदर बिजनेस वाइल ही इज अ पार्टनर। अगर एग्रीमेंट में रिस्ट्रेंट लगा है तो, अगर नहीं लगा तो कैरी कर, कोई दिक्कत नहीं है, मना नहीं कर रहे थे तो। लेकिन अगर एग्रीमेंट में रिस्ट्रेन है, और पार्टनरशिप का रिस्ट्रेन तो वैलिड ही होता है, वो वर्ड थोड़ी होता है, तो अगर एग्रीमेंट में रिस्ट्रेन है तो इट इज योर ड्यूटी नॉट टू कैरी बिजनेस वाइल यू आर अ पार्टनर। सुरेश भाई क्लियर है ना? यस, चलो बहुत ही बढ़िया। अब आप इसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लिया तो लिख लिया, बता दे एक बार, कंफर्म कर दे, स्पेस छोड़ के स्क्रीनशॉट ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या था, कैन अ पार्टनर कैरी अनदर बिजनेस वाइल ही इज अ पार्टनर, तो हम लिखेंगे यस बट सब्जेक्ट टू एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर टू दिस रिस्पेक्ट। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट टू दिस रिस्पेक्ट को देखते हुए, ठीक है। दूसरी चीज, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड। अब इसमें क्या लिखा है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बोल रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग contained in section 27 of the Indian Contract Act। हाँ सुरेश भाई रीजॉइन कर लो यार, अच्छा वो आपने याद दिला दिया। 1872 एक बार ही रीजॉइन कर लो, फिर हम रीस्टार्ट करते हैं। Notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act 1872,
कॉन्ट्रैक्ट्स may provide that a partner shall not carry on any business other than that of the firm while he is a partner. सुरेश भाई लैंग्वेज समझने की कोशिश करना। अब देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड का कॉन्सेप्ट आपको याद है, सेक्शन 27 कह रहा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27। अब देखिए वर्ड ना लॉ को पढ़ने का तरीका होता है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 27 मतलब कह रहा है भैया गोली मारो आग लगाओ सेक्शन 27 को, नॉट विद स्टैंडिंग उसे छोड़ो, वो उसमें जो लिखा है उसे हटा दो साइड। सेक्शन 27 में लिखा था क्या कि अगर आप ट्रेड करने से किसी को रिस्ट्रेन करोगे तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। तो कह रहा है सेक्शन 27 को अभी साइड हटाओ, उसमें जो लिखा है उसे छोड़ दो। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट्स, कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट, ये वाले कि भाई तू दूसरी जगह पे काम नहीं करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड दैट अ पार्टनर शेल नॉट कैरी ऑन बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज अ पार्टनर। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कंसीडर करेंगे, वैलिड कंसीडर करेंगे। ऑल्दो सेक्शन 27 ने बोला था ना कि वॉइड होगा, नहीं मानना, लेकिन मैंने बताया पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है एक्सेप्शन काउंट होता है, तभी उसने लिख दिया नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कि सेक्शन 27 में जो भी लिखा है उसे अभी भूल जाओ, उसको छोड़ो, ये हम एक्सेप्शन बता रहे। करेक्ट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें पार्टनर कैरी ऑन नहीं कर सकता बिजनेस व्हाइल ही इज अ पार्टनर, हम उन्हें वैलिड मान के चलेंगे। चलिए सुरेश भाई यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? यहां पे हमारे कुछ अच्छे खासे ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट कवर होते हुए सेक्शन 9 सेक्शन 10 डन, 11 में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, बस बेसिक था बता दिया। और एक और पॉइंट हो गया कि भैया आपको बिजनेस कैरी ऑन नहीं करना किसी भी नेचर का जब आप एक पार्टनर हो, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ लिखा है तो। और सेक्शन 27 का रेलेवेंस देके बच मत जाना, सेक्शन 27 एग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होते हैं पता है, लेकिन वो यहां पे अप्लाई ही नहीं होते, क्लियरली पार्टनरशिप ने बता दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर, सेक्शन 11 पे रुके थे ना, अब आता है एक अच्छा 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 सेक्शन, बढ़िया सेक्शन। हेडिंग डालना सुयश भाई, मैंने बताया चैप्टर ही इसी के ऊपर है, हेडिंग डालना राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सेक्शन नंबर 12। बड़े भाई इसको कर लो इंपोर्टेंट, ये पेपर में आता है और ऊपर वाली ड्यूटीज भी आती है, ठीक है। और ये जो कैरी ऑन वाला था, एक कोई भी राइट ड्यूटी से केस स्टडी बनाता है प्यारी सी, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। अब सुरेश भाई एक चीज ना मैं आपको पहले ही क्लियरिटी दे दो पढ़ाने से पहले, जितने भी राइट एंड ड्यूटी अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, ऊपर वाले नहीं, ऊपर वाले नहीं, अभी आपको समझ आएगा ऊपर वालों को अलग क्यों डाला, जब ड्यूटी थी तो एक साथ लिख देते, क्वेश्चन आता है बच्चों का। लेकिन अब यहां पे क्या है, सेक्शन 12 के जो राइट्स एंड ड्यूटीज है, वो सारे राइट्स एंड ड्यूटीज हमेशा याद रखियो बेटा, ये होते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। आई रिपीट, सेक्शन 12 के राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। सर सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, मतलब इनको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट से ओवरराइड किया जा सकता है। सर जैसे जैसे एक एग्जांपल देता हूं, जैसे सब हर पार्टनर का राइट है, हर पार्टनर का राइट है कि वो पीएल प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, अगर अगर एग्रीमेंट साइलेंट होता है तो। अगर तुझे याद होगा डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है, ये एक राइट है। अब इस इक्वल रेशियो को क्या मैं 2:3:5 में रख सकता हूं, यस और नो? मैंने कहा भाई इक्वली नहीं बांटना, 2:3:5 में बांटना है, तो क्या सुरेश मैं पीएसआर 2:3:5 सेट कर सकता हूं, या लॉ कहेगा नहीं इक्वल है तो इक्वल ही सेट कर?
यस गॉट इट, बिल्कुल भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। आप जो है 2:3:5 में कर सकते हो। मतलब सेक्शन 12 के जो राइट्स एंड ड्यूटीज है उसे आप एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना के चेंज कर सकते हो। जैसे जनरली एक ड्यूटी या राइट जो भी बोलो आप, कि पार्टनर जो है ना सैलरी के लिए इंटाइटल्ड नहीं होते। फर्म में पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगी, ये सेक्शन 12 का एक राइट ड्यूटी में आता है, ठीक है। अब लेकिन अगर आपने एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट में डाल दिया कि भाई ए बी सी में से क्योंकि सी सबसे ज्यादा काम करता है तो सी इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 50,000, तो आपने सेक्शन 12 को ओवरराइड कर दिया ना, ये चीज है। लेकिन ऊपर वाले ड्यूटी देखियो तू, अबे तुझे लगता है क्या तू इसको कॉन्ट्रैक्ट बना के ओवरराइड करेगा? अगर मैं बोल रहा हूं कि सबसे ट्रू एंड फेथफुल रहना है, जस्ट एंड फेथफुल रहना है, तो क्या आप इसे ओवरराइड करोगे? क्या लिखोगे कॉन्ट्रैक्ट में कि जस्ट एंड फेथफुल नहीं भी रहोगे तो चलेगा? सर पागल हो गया, ट्रू अकाउंट शो करना है, क्या इसे ओवरराइड करोगे सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। दैट्स व्हाई हमने ना इन्हें इन ड्यूटीज को अलग रखा। आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया अलग रखने का। है ये सारी ही राइट्स एंड ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट, बस हमने डिवीजन इस बेसिस पे कर दिया। तो अब जो पढ़ा रहा हूं वो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, आप कॉन्ट्रैक्ट में लिख के कुछ बदल भी सकते हो, ये कुछ लेजिड या फिक्स नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम लगाएंगे। राइट्स एंड ड्यूटीज नंबर 1, फटाफट लिखिए सुरेश, फटाफट, बस पॉइंट पॉइंट है। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। पहला बहुत ही सिंपल है, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बुक में भी बस पॉइंट पॉइंट लिखे हुए। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्ट ले सकता है। मतलब ए बी सी तीनों ही बिजनेस के डे टू डे एक्टिविटी में अगर वो चाहे परफॉर्म करना। अब मैं आ रहा हूं, मैंने पहले बोल दिया भाई मैं तो स्लीपिंग पार्टनर बनूंगा, तो वो अलग बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूं भाई देखो मैं पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर हूं और मुझे काम करना है, तो भाई सब पार्टनर का राइट है कि वो कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबका राइट है, एवरी पार्टनर हैज अ राइट, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है सेकंड, एवरी पार्टनर is bound to attend diligently to his duties in conduct of the business। सुरेश भाई अंडरलाइन कर लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर आया है। हर एक पार्टनर को बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली हिज ड्यूटीज, आपको अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है, वो भी डिलीजेंटली। बेटा देख दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है नेग्लिजेंटली, एक होता है डिलीजेंटली। नेग्लिजेंटली मतलब आपने इग्नोरेंस रखा, ऐसे कर रहे हो भाई बिना ध्यान दिए कुछ भी करने जा रहे हो, फर्म को लॉस हो रहा है करे जा रहे हो। वो कह रहा है कि हर एक पार्टनर की ड्यूटी है कि अपनी सारी ड्यूटी को डिलीजेंटली, मतलब बहुत ध्यान से, बिना इग्नोरेंस दिखाए, फोकस के साथ सारी ड्यूटीज को परफॉर्म करना है। ये आपका सेकंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 बोलता है, एवरी पार्टनर has right to express his opinion on business matters। हर एक पार्टनर का राइट है कि वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता है। लेकिन बेटा फालतू ओपिनियन मत बता देना, पर्सनल लाइफ पे ओपिनियन दे रहे हो आप, बिजनेस मैटर पे ओपिनियन देनी है, ठीक है। कहीं आप ए बी सी 3 पार्टनर है और ए जो है वो बी को ओपिनियन दे रहा है भाई तेरी बीवी जो है वो अच्छी नहीं है भाई डिवोर्स ले ले, ऐसे ओपिनियन अपने पास रखना है, बिजनेस मैटर पे ओपिनियन देने। पॉइंट नंबर 4, ordinary matters are decided by majority of partners। अब देखो भाई ए बी सी 3 पार्टनर है, कई जगह पे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कई जगह पे जो ऑर्डिनरी मैटर्स है वो मेजोरिटी से डिसाइड कर लेंगे, 3 में से 2 वोट के बेसिस पे। लेकिन जो टेक्निकल मैटर है देख, कई जगह पे मैं लिखता हूं विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। जैसे यहां देख, यहां एक जगह लिखा था मैंने कि ड्यूटीज को आप चेंज कर सकते हो बट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए।
तो अगर ऑल पार्टनर लिखा है मतलब वो स्पेशल मैटर है, उसमें आपको ऑल पार्टनर चाहिए। देखिए रहा, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओनली चेंज विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। ऐसे जब माइनर आएगा, माइनर को बेनिफिट के लिए अलाउ कर सकते हो, बट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। तो स्पेशल मैटर्स में सारे पार्टनर चाहिए, लेकिन हाँ ऑर्डिनरी मैटर में आप मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर से डिसीजन ले सकते हो। फिफ्थ पॉइंट, चेंज इन नेचर ऑफ फर्म, बिजनेस रिक्वायर्स। अब इसमें आपको क्या चाहिए? कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर आप नेचर ऑफ फर्म को चेंज कर रहे हो, बिजनेस को, तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, every partner and his authorized agent has right to have access to slash inspect slash take copy of बुक्स ऑफ फर्म। कह रहे सर हर एक पार्टनर और उसका एजेंट के पास पूरा राइट है कि वो बुक ऑफ फर्म को एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, और अगर वो चाहे तो वो कॉपी भी ले सकता है। सुरेश भाई क्लियर है? सेक्शन 12 के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज डन। बेटा सिंपल सिंपल है, बस तेरे को ऊपर से रीड करना है, ठीक है? ज्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 12 वालों में तो, 12-13 में तो नहीं है। आ गया आगे, और राइट्स एंड ड्यूटीज दिए, मैंने बोला अलग अलग सेक्शन में दे रखे। नेक्स्ट लिखेंगे फिर से वही सेम हेडिंग, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, लेकिन इस बार अब ये मैटर बात करेगा सेक्शन 13 पैसों से रिलेटेड, लाइक सैलरी मिलेगी, P&L मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, लोन पे क्या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उनकी बात कर रहा है। म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। एंड सुरेश भाई ये है सेक्शन नंबर 13, दिस इज योर सेक्शन नंबर 13। अगेन ये भी क्या है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब भैया आप कॉन्ट्रैक्ट में डाल के कुछ भी बदल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा फिर हम उसे मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। नंबर 1 बहुत ही सिंपल है, पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेमनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ फर्म। पार्टनर जो है नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रेमनरेशन, कोई रेमनरेशन नहीं मिलेगा। लेकिन सुरेश क्लियरली बोला सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनते टाइम अगर हमने किसी पार्टनर को डिसीजन लिया है कि देने का रेमनरेशन, तो अब दीजिए। जनरली लाइबिलिटी नहीं है कोई, अगर डिसाइडेड है तो अलग बात है, जनरल लाइबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है? नॉट एंटाइटल्ड एनी रेमनरेशन। पॉइंट नंबर 2, बोथ प्रॉफिट and losses to be shared equally amongst partners। कह रहे भाई साहब जो भी प्रॉफिट है, जो भी लॉसेस है, प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो इक्वली बटेंगे, इक्वली। अगेन सुरेश वही बात आ गई, सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप पहले से ही PSR डिसाइड करते हो 2:3:5, तो फिर वो मानो। ये कब है? अगर आपकी डीड साइलेंट है तब ये रूल्स लगेंगे।
कोई रेमनरेशन नहीं मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली जाएंगे। थर्ड म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी में बोलता है वेयर अ पार्टनर is entitled to interest on the capital subscribed by him, such interest shall be payable out of profits। ये भी एक नॉर्मल सी बात बोली। कह रहा है अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात हुई है, अगर अगर हुई है, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो आउट ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, आउट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। जितना प्रॉफिट है उतना आपको प्रोपोर्शनेटली मिल जाएगा। प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं तो भाई फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बच रहा है उतना ही मिलेगा। नहीं मिल अगर प्रॉफिट्स का लैक है तो पूरा कैपिटल इंटरेस्ट थोड़ी दे देंगे आपको। ये हो गया। आगे बढ़ो सर, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सही चल रहा है, बिल्कुल फ्लो में एकदम बढ़िया फटाफट। नेक्स्ट कह रहा है अगर आप देते हो एडवांस फ्रॉम पार्टनर। एडवांस फ्रॉम पार्टनर का मतलब होता है कि जो लोन टू द फर्म या फिर एक्सेस अमाउंट बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ कैपिटल। सबने डिसाइड करा कि अमाउंट ऑफ कैपिटल 2-2 लाख देंगे। अब आपने 2-2 लाख रुपए दे दिया, उसके बाद फर्म को रिक्वायरमेंट पड़ी तो ए ने अपने कैपिटल से एक्सेस अमाउंट दे दिया, तो टेक्निकली वो उसने पार्टनर ने फर्म को एडवांस दे दिया, एक लोन दे दिया। तो यहां बोलता है कि उसकी राइट है कि अगर आपने कोई एडवांस दिया है तो ये पार्टनर, एडवांस फ्रॉम पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट, और शायद आपको प्रशांत सर ने बताया होगा @6% पर एनम। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर आप डीड पे 10 लिख देते हो तो 10 होगा, बट पार्टनर के एडवांस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। ठीक है। लास्ट पॉइंट नंबर 5 एक राइट है, फर्म शेल इंडेमनीफाई अ पार्टनर। सर ये इंडेमनीफाई वाला पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है। नहीं नहीं सुयश, वो अलग था बेटा। जो सेक्शन 10 में बताया था इंडेमनीफाई वाला, वो कहता था अगर पार्टनर ने फ्रॉड करा, उससे फर्म को लॉस हुआ, तो पार्टनर फर्म को इंडेमनीफाई करेगा। ये बोल रहा है कि फर्म इंडेमनीफाई करेगी पार्टनर को। कब? इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स मेड एंड लाइबिलिटीज इनकर्ड बाय हिम। अरे भैया मैं बिजनेस के काम से जा रहा हूं और मैंने जो है फर्म के एक्सपेंसेस कर दिए पर्सनल लेवल से, तो अब भैया ये फर्म की ड्यूटी है और ये मेरा राइट है कि मैं वो एक्सपेंसेस का इंडेमनिफिकेशन फर्म से लूंगा। मेरा थोड़ी एक्सपेंस है या मेरी लाइबिलिटी थोड़ी है। रेंट देना था, अब फर्म में फंड्स आने नहीं थे, 2 दिन बाद आने थे, मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से दे दिए, तो ये फर्म जो है मुझे इंडेमनीफाई करेगी। दीज आर दी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, सेक्शन 13 वाली। सुरेश भाई क्या ये वाले पॉइंट्स क्लियर है? यस सर। ठीक है जी।
सुरेश भाई यार जल्दी से पहले ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक सारी चीजें सही है तो फिर हम बताते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने काफी चीजें सुरेश भाई यार डन करी। हमने जो है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टॉपिक स्टार्ट करा, जिसमें हमने जनरल ड्यूटीज एंड राइट्स की ही बात करी मेजर तो, ठीक है। अभी कुछ कुछ चीजें बच रही है, अभी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म पे अभी हम नहीं गए, वो तो लास्ट टॉपिक है। बाद में दो ही टॉपिक है मेन, एक है जनरल म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, जो हमने आज ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है सारी चीजें, जिसमें मैंने सेक्शन 9 पढ़ाया, 10 पढ़ाया, 11 तो नॉर्मल है। फिर मैंने बताया क्या पार्टनर दूसरा बिजनेस कर सकता है, आंसर इज यस कर सकता है, बट अगर मना किया गया है तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वैसे तो वर्ड होता है बट यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में वैलिड होता है। उसके अलावा मैंने सेक्शन 12 और 13 के भी कुछ म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज आपको कराए। इसी के साथ बेटा हमारे म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज सारे खत्म होते हैं। याद रखिएगा ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट है सारे राइट्स एंड ड्यूटीज, मतलब जैसे नॉर्मली रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर डिसाइडेड है तो आपको रेम्युनरेशन देना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट है। अगर डीड में प्रिस्क्राइब है तो प्रिस्क्राइब पीएसआर में बांटो, सिंपल सी बात। तीसरी बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो आपको अगर प्रिस्क्राइब है तो दे सकते हो, अगर मना किया है तो मत दो, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। अगर देने हैं तो आउट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। एडवांसेस पे जो लोन पे जो इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर के, वो अगर क्वेश्चन साइलेंट हो 6% ज्यादा है तो उससे ज्यादा मिल सकता है। और अगर पार्टनर ने कोई भी पेमेंट करी है फर्म के बिहाफ पे या कोई भी फर्म की लाइबिलिटी इनकर करी है तो वो फर्म उसे इंडेमनिफाई करेगी। सेम उल्टा हमने सेक्शन 10 में क्या पढ़ा था, अगर पार्टनर के मिसकंडक्ट या फ्रॉड से कोई भी लाइबिलिटी फर्म को पहुंची तो फिर पार्टनर फर्म को इंडेमनिफाई करेगा। ठीक है, आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। इसके साथ साथ सुरेश भाई हमने काफी चीजें डन कर ली है, आज के लिए हम इसे इतना ही रखेंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास और इसको आगे बढ़ाएंगे। मेरे हिसाब से अगली 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगली 2 क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिसमें से एक क्लास तो हमारी कल ही है, कल मैं फ्री हूं रात को। सुरेश भाई कल शायद ना हमारी क्लास 9 बजे रख लूं मैं, तो हमारी ये थोड़ी लंबी हो जाएगी, 9 से 10:30, 1.5 घंटे में ना हम ज्यादा कवर अप कर लेंगे। 9 होगी या फिर 9:30 होगी, जो भी होगा कंफर्मेशन में आपको ना 7, 7:30 बजे जैसे आज कॉल करके बोला था ना, वैसे बता दूंगा 9 होगी या 9:30, 1-2 घंटे पहले बता दूंगा। पर तू मेंटली 9 बजे 9, 9:30 के लिए प्रिपेयर रहियो। होगी 100%, 9 होगी या 9:30 होगी, ये क्वेश्चन है, वो मैं आपको 7, 7:30 तक कॉल करके कंफर्म कर दूंगा। ठीक है सुरेश भाई, एक चीज और, इन केस अगर मैं कल मेरे ना दिमाग से स्किप हो जाता है तो ना तू बेटा मुझे खुद से ही एक बार 7 बजे कॉल कर दियो भाई प्लीज, और बता दियो कि सर वो आज आपने क्लास बोली थी 9 बजे पार्टनरशिप के लिए। तो यार इसे ना आज कल में फटाफट निपटाते हैं। आज एक क्लास कल हो जाएगी 1.5 घंटा, और मेरे हिसाब से फिर एक क्लास में हमारा जो मंडे या ट्यूसडे में से एक दिन रख के हम चैप्टर ही निपटा देंगे। फिर आपके पास एक बहुत सफिशिएंट टाइम है, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना, आप आराम से रिविजन एंड टेस्ट पे फोकस करो, बाकी तो अपना सही चल रहा है। एक बार रिपीट कर एक सेकेंड ना, आपने एंड में क्लास के बारे में क्या बोला? मैं ये बोल रहा हूं कि कल संडे को आपकी जो क्लास है वो 9 PM ऑनलाइन हो सकती है, या फिर हो सकता है 9:30 भी हो जाए। बस आपको करना क्या है, एक बारी मुझे रिमाइंड कराने के लिए तू मेरे को कॉल कर दियो 7 बजे, क्योंकि मैं ना तेरी वाली क्लास के लिए ना भूल जाता हूँ थोड़ा, और मैं क्लास का टाइम रख के, जैसे लास्ट टाइम भी अभी बीच में परसों नरसों हुआ था, मैं बीच में तेरे को टाइम देके चला गया था बाहर के, फिर मुझे बाद में तेरे कॉल से याद है कि यार क्लास बोली हुई थी। तो एक बार मुझे कल 7 बजे कॉल करके बता दियो कि सर आपने टाइम बोला था क्लास का 9 बजे, तो मैं एग्जैक्ट टाइम तभी बता दूंगा, 9 रखूं 9:30 रखूं, और फिर हम क्लास ले लेंगे। संडे को कल 1.5 घंटा हो जाएगी, और एक मंडे या ट्यूसडे में से एक दिन और हो जाएगी, और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। 3 क्लास का चैप्टर, आज इसकी फर्स्ट क्लास थी। ओके चलो सर, सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे कल 9 या 9:30 बजे। एक बार 7 बजे कॉल कर लेना। अच्छे से पढ़ाई करो, टाटा बाय बाय।